हेलो साथियों, नमस्कार। मैं गोपाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल डेली प्रैक्टिस में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन का तीसरा पाठ आवास यानी शेल्टर से संबंधित 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में जानेंगे। तो चलिए, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, मरुस्थलों में रहने वाले जंतु दिन के अधिक ताप से बचने के लिए क्या करते हैं? देखिए, पिछले दिनों जो है मैंने आवास से संबंधित जो क्लास ली थी उसमें डिटेल बताया गया था, तो उसी से रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और जो लोग मेरे ऑनलाइन क्लास में नहीं जुड़ पा रहे हैं, है ना, वे सभी जो है इस नंबर पर कांटेक्ट करें। ये 2 नंबर मैं लिख दे रहा हूँ, 024960 8873024960 एक नंबर है। दूसरा है 9304090892। ये दोनों नंबर पर आप जुड़ करके जो है जितने जो भी पारा शिक्षक आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सबको मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा और ऑनलाइन डायरेक्ट जो लाइव क्लास चलती है उसमें आप जुड़ सकेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मरुस्थलों में रहने वाले जंतु दिन के अधिक ताप से बचने के लिए क्या करते हैं? तो मरुस्थल में रहने वाले जो जंतु होते हैं, जीव जंतु, वो भूमि के नीचे चले जाते हैं, क्योंकि जो मरुस्थल में पूरा बालू जो रहता है वो काफ़ी गर्म रहता है, तो दिन के समय अंदर जो है वो लोग बिल के अंदर अंदर घुस करके रहता है। ठीक है। दूसरा सवाल है, निम्न में से किस समुद्री जीव की संरचना धारा रेखीय नहीं होती? तो ऑक्टोपस जो होता है ऑक्टोपस, ये धारा रेखीय नहीं होता। धारा रेखीय का मतलब होता है कि उसको धारा में यानी वो तैर सके आसानी से, वैसी बनावट जो होती है जैसे मछली की होती है ना। घोंघा भी कुछ हद तक रहता है, सितारा मछली का भी कुछ हद तक धारा रेखीय रहता है, लेकिन ऑक्टोपस जो है इसका धारा रेखीय नहीं होता है। ठीक है। तीसरे सवाल की ओर आते हैं, हमारे आसपास के तालाबों में स्थित पौधों की संरचना होती है। तो देखिए, तालाब में जो पौधे होते हैं यानी जलीय पौधे जो होते हैं उनकी संरचना कैसी होती है? उनका तना लंबा होता है, खोखला एवं हल्का होता है। आप लोग देखे होंगे कमल के पौधे का, है ना, कमल के पौधों को आप लोगों ने देखा होगा, तो उसके जो तने होते हैं पूरा खोखला होता है ना, खाली जगह होता है उसका, और जड़ जो है मिट्टी में वहाँ तालाब के नीचे जो उसका धंसा होता है। तो ये खोखला होने के कारण ये तैरता है। आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल, पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की विशेषता है। तो पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले, जैसा कि मैंने बताया था कि पर्वतों में पाए जाने वाले जीवों की जो त्वचा होती है वो मोटी होती है। उनकी त्वचा पर बड़े बड़े बाल होते हैं, देखे वो पूरा बाल उससे घना रहता है, जैसे याक को आपने देखा होगा, है ना। इनके खून नहीं यहाँ होगा, खुर होगा, है ना। इनके खुर जो है वो काफ़ी मजबूत होते हैं, ताकि जो है ये पहाड़ों पर चल सके, है ना। और ठंड से बचने के लिए इनके बड़े बड़े बाल होते हैं, त्वचा मोटी होती है। तो ये सभी विशेषताएं जो है ये पर्वतीय आवासों में रहने वाले जीवों की है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वें सवाल की ओर। ऊंट के पैर सामान्यतः लंबे पाए जाते हैं, क्योंकि उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहे। ठीक है, इसलिए जो है उसके पैर लंबे होते हैं। अगला सवाल को हम लोग देखते हैं, 6ठा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वन्य संरक्षण से संबंधित है? वन्य संरक्षण कहने का मतलब है कि जंगल का बचाव यानी जंगल का संरक्षण से संबंधित है। बाकी यहाँ पे आप लोग देखिए, घाना, गिर, काजीरंगा, ये तीनों जो है, ये घाना पश्चिम बिहार, गिर गुजरात वाला जो है जहाँ पे शेर रहता है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम जहाँ पे गैंडे पाले जाते हैं, ये सभी नेशनल पार्क हैं। लेकिन ये जो शांत घाटी है, साइलेंट वैली जो केरला में है, ये वन्य संरक्षण से संबंधित है, यहाँ जंगलों का संरक्षण किया गया है। ठीक है।
7वां सवाल, पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल प्रसार को रोकने और मृदा अपरदन को कम करने हेतु उपाय है, इसमें से कौन सा उपाय है? तो इसमें उपाय है वृक्षारोपण। ठीक है, वृक्षारोपण करके पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थल का प्रसार को रोका जा रहा है ताकि ज़्यादा और मरुभूमि न बन सके, और वहाँ की जब मिट्टी का जो कटाव हो रहा है अपरदन के कारण, है ना, हवा से जो अपरदित हो रहा है उसके कारण जो है वृक्ष को लगाया जा रहा है ताकि वहाँ की मिट्टी जो है अपरदित न हो, बहे नहीं। ठीक है। 8वां सवाल, कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है जो असम में है ना, यहाँ पे एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जिम कॉर्बेट। 10वां नंबर, वनस्पति प्रधान पारिस्थितिक तंत्र को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? देखिए, वनस्पति प्रधान पारिस्थितिक तंत्र को फॉर्मेशंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉर्मेशंस। एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है ना, इसको ठीक से याद रखिएगा। 11वां नंबर, समुद्र में रहने वाले जीव सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो समुद्र में रहने वाले जो जीव होते हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं श्वास लेने के लिए। ठीक है। 12वां सवाल, आवासों की सफाई एवं सुरक्षा की दृष्टि से कौन सा घटक अधिक महत्वपूर्ण है? तो अपघटक जो होते हैं, मैंने क्या कहा, जब जीव मर जाते हैं तो उनको सड़ा गला करके मिट्टी में मिलाने का जो काम करते हैं वो अपघटक करते हैं, है ना। तो ये परिवेश को साफ सुथरा रखे, अगर नहीं उन लोगों को ये करेंगे तो प्रदूषण फैलेगा, है ना, बीमारी महामारी फैल सकता है। तो ये लोग अपघटित करने में सहायता करते हैं। 13 नंबर, निम्न स्तर के जीवधारी जैसे बैक्टीरिया और कवक इत्यादि को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इनको अपघटक की श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अनुकूलन का तात्पर्य है। ठीक है, तो अनुकूलन का तात्पर्य है विपरीत परिस्थितियों के प्रति स्वयं का सामंजस्य स्थापित करना। मैंने बताया था अनुकूलन किसे कहते हैं कि यानी वहाँ का जो जलवायु है और उस जलवायु के अनुसार वो अपने आप को ढाल लेता है और वहीं से वो अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, तो विषम परिस्थिति के प्रति भी वहाँ भले उसके लायक अगर कोई नया जगह में हम लोग चले जाएं तो वहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा खराब लगेगा, या किसी जीव दूसरे जीव को, ठंडा प्रदेश में रहने वाले जीवों को गर्म प्रदेश में लाएंगे हम लोग तो उसको रहने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, हो सकता है कि वो मर भी जाए, है ना। तो अनुकूलन हमने बताया था कि विपरीत परिस्थितियों में जो है अपने आप को सामंजस्य स्थापित कर लेता है, वहाँ रहने के लायक बना लेता है, तो उसी को बोलते हैं अनुकूलन। ठीक है, अगले सवाल की ओर आते हैं हम लोग। रैन बसेरा, देखिए रैन बसेरा, इसको देखेंगे ढंग से तो पता चलेगा कि ये सभी सही है, जैसे शिक्षा शास्त्र की तरह यह सवाल का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन हमको सटीक सवाल में देना है। यानी इसका सी होगा, आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी बस्तियाँ। आपातकालीन स्थिति में मान लीजिए कि ठंडा का दिन है और ठंडा का दिन में खूब ठंडा लग रहा है और वो लोग झोपड़ी में कोई रहने वाले लोग हैं जहाँ पे व्यवस्था नहीं है, तो वो लोग अच्छी जगह सुरक्षित जगह चले जाते हैं, है ना। सरकार भी इसके लिए सहायता करती है, अलग से रैन बसेरा बनाई हुई है जो झुग्गी झोपड़ियाँ सड़कों पर सोते हैं, उनकी सुरक्षा की दृष्टिकोण से, ताकि ठंड से मरे नहीं, अलाव की भी व्यवस्था रहती है और कहीं कहीं भोजन पानी वगैरह भी व्यवस्था किया जाता है। चलिए अगला 16 नंबर, निम्नलिखित में से आवास का अजैविक घटक है। देखिए आवास के अजैविक घटक नहीं है पूछ रहा है, सॉरी अजैविक घटक नहीं है। तो अजैविक घटक पेड़ पौधा जो है नहीं है। पेड़ क्या है? ये जैविक घटक है। पेड़ क्या है? जैविक है। बाकी वायु, जल, चट्टान ये सभी अजैविक घटक है। ठीक है। 17 नंबर, पादपों के किस अंग में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण होता है? तो पादपों के पत्तियों में जो होता है
खाद्य पदार्थ का संश्लेषण होता है और पत्तियां ही भोजन बनाती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ये भी जान लीजिए। मरुस्थलीय पादपों में किस अंग के द्वारा प्रकाश संश्लेषण का कार्य किया जाता है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली जब हम पौधे की बात करते हैं तो पौधों की जो पत्तियां होती है, हरी पत्तियां, वो लोग भोजन बनाती है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती करती है, पत्ती। लेकिन मरुस्थलीय पौधे क्या होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती है, मरुस्थलीय पौधों की जो पत्तियां होती है वो कांटों में रूपांतरित होती है, वे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते। तो उनका जो तना होता है, मांसल भाग है ना, ये तना ही उनका जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा, नहीं तो कहिएगा प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहा है तो पत्तियां होगा। जी नहीं, मरुस्थलीय पादपों की बात कर रहा है तो ये तना हो जाएगा। किसके द्वारा हो जाएगा? तना। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में पादप कौन सी गैस निर्मुक्त करते हैं? देखिए जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो पौधे जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ग्रहण करते हैं और छोड़ते क्या है? तो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो क्या पूछ रहा है, कौन सी गैस निर्मुक्त करता है, मतलब छोड़ता कौन सी गैस है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20वें सवाल की ओर। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सबसे अधिक किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए सबसे अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है। लाइकेन किस प्रकार का जीव है? तो लाइकेन जो होता है वो सहजीवी है। लाइकेन क्या है? सहजीवी है। ठीक है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ग्रहण करते हैं, है ना। नाइट्रोजन जो होता है जल के साथ विलय होता है और उसी के माध्यम से जो है जड़ के द्वारा वो ग्रहण करता है पौधा, है ना। आगे बढ़ते हैं 23वें सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है? तो हमने पिछले बार में भी बताया था कि राइजोबियम जो होता है, जो दलहन फसलों की गांठ में पाया जाता है ना, वे जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं और पौधों के लिए पोषण प्रदान करते हैं। तो नाइट्रोजन, कौन सा जीव पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है? तो राइजोबियम। याद रख लीजिए, राइजोबियम किस प्रकार का जीवाणु है? तो राइजोबियम जो होता है सहजीवी है। क्या है? सहजीवी है। सहजीवी किसको बोलते हैं पहले ही जान लीजिए। सहजीवी जो है, जो उस किसी जीव में रह करके अपने लिए भोजन भी प्राप्त करता है और दूसरों के लिए भी भोजन को प्रदान करता है और वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसी जीव में रह करके वो उससे पोषण प्राप्त करता है और उस जीव को भी वो पोषित रखता है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं करता है। परजीवी में क्या है दिक्कत कि दूसरे जीवों में रह करके वहाँ से पोषण प्राप्त करते हैं और उसका नुकसान करने लगते हैं, तो ये परजीवी हो गए, है ना। परजीवी और सहजीवी में ही अंतर है। ये भी दूसरे जीवों में रहते हैं लेकिन उस जीव का उस जीवों से ये भोजन प्राप्त करते हैं और उनको भी कुछ फायदा देते हैं, माने दोनों एक दूसरे से लाभान्वित है। लेकिन परजीवी जो होता है वो नुकसान पहुंचाने वाला रहता है, दूसरे जीव से पोषण तो प्राप्त करता है लेकिन उस जीव का नुकसान कर जाता है। ठीक है, यही थोड़ा सा अंतर है। 25वें सवाल की ओर आते हैं। रेगिस्तान की विशेषता है, क्या विशेषता है? विरल वनस्पति, अधिक वर्षण, अल्प जलवाष्पन या बी एवं सी दोनों। तो देखिए इसकी विशेषता ये है ना, ये विरल वनस्पति का होता है, यानी कि यहाँ पे जो पेड़ पौधे जो है ये थोड़ा दूर दूर में, माने अभी यहाँ पाए गए बबूल के पौधे, वहाँ तो झाड़ी यानी रेगिस्तान, वहाँ बालू ही बालू मिलता है। ठीक है, तो ये रहा पर्यावरण अध्ययन का तीसरा पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आवास जिस पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में लगातार, है ना, डेली प्रैक्टिस में आप सभी को, और जल्दी से जुड़िए जो भी पारा शिक्षा आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, है ना। जो लाइव क्लास चल रहा है उसमें जुड़िए और इसका फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।